कहानी दिल ढूंढता है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शब्द ही नहीं मिलते। पुरी के विशाल समुद्र तट पर खड़ी कावेरी को भी कुछ वैसा ही महसूस हो रहा था। 50 की उम्र को छूती कावेरी खुशी से आह्लादित अपनी उम्र के आवरण से निकलकर आज फिर से एक बार मासूम शोध-सी बनी आती जाती लहरों के बीच बढ़ती ही जा रही थी। तभी पीछे से आकर योगेश जी ने उसकी बांह थाम ली थी। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो, जरा उम्र का ख्याल करो। इन लहरों की तेज गति कहीं तुम्हारे पांव न उखाड़ दे। तभी एक ऊंची लहर उन दोनों को भिगोते हुए निकल गई। दोनों के कदम वहीं ठिठक कर रुक गए, फिर धीरे धीरे चलते हुए बालू पर आ बैठे। कावेरी की बरसों पुरानी अभिलाषा आज पूरी हुई थी। बचपन से लोगों से यहाँ के पौराणिक मंदिरों और समुद्र तट के विषय में इतना सुन चुकी थी कि उसे देखने की इच्छा दिनों दिन और भी बढ़ती जा रही थी, जिसे अब जाकर पूरा करने का मौका मिला था। समुद्र में उठती गिरती लहरों पर नजर जमाई कावेरी के मन में विचारों की तरंग उठ रही थी, जिस पर उसका कोई बस नहीं था। वह उसे भीड़ भरे समुद्र तट पर भी अतीत से जोड़ती चली गई। 20 वर्ष की उम्र में कावेरी संयुक्त परिवार में ब्याही गई थी, जिसमें योगेश जी के माता पिता, भाई बहन के अलावा उसके चाचा चाची और दादा दादी भी रहते थे। शादी के बाद उसने कितने जतन किए, पर संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियों और बच्चों में ऐसी उलझी कि कहीं भी अपनी मर्जी से घूमने नहीं जा सकी। कभी कभी किसी शादी ब्याह जैसे मौकों पर ही वह पटना से बाहर निकल पाती थी। पटना में तो सब दिन एक समान थे। सुबह से शाम तक काम का सिलसिला सा लगा रहता। उसकी समझ में नहीं आता था ये कैसी कर्तव्यनिष्ठा उस पर थोपी गई थी, जिसे पूरा करते करते उसकी सारी इच्छाएं, सारे सपने होम हो रहे थे। फिर भी घर के किसी सदस्य को उसकी इच्छा अनिच्छा, सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। उसके ससुराल में स्त्री स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की बातें जरूर होती थी, पर वह सब उस घर की आत्मनिर्भर स्त्रियों पर ही लागू होती थी। स्त्रियों की आत्मनिर्भरता और उनके हक की बातें करने वाली व अपने जीवन में इसे चरितार्थ करने वाली ये स्त्रियां ही घर गृहस्थी के काम में व्यस्त औरतों के मानसिक और शारीरिक शोषण का कारण बनती थीं। घर की दूसरी स्त्रियों पर बरसों से चले आ रहे वही बने बनाए कानून ही लागू होते थे, सभी की चाकरी करना और घर गृहस्थी संभालना। योगेश जी की नज़रों में भी औरतों का प्रथम कर्तव्य घर की देखभाल और उसमें रहने वाले व्यक्तियों की सुविधाओं का ख्याल रखना होता था। घर के दूसरे लोग भी उससे बस काम की उम्मीद ही रखते थे, जिसे वह अपनी इच्छाओं का दमन कर पूरा करती थी। शादी के बाद कुछ बरसों तक तो पति ने उसकी इच्छाओं और सुखों का ख्याल रखा, पर धीरे धीरे वह उसकी तरफ से पूरी तरह बेपरवाह हो गए थे। उसकी समस्याओं को सुनने का उनके पास समय ही नहीं होता। कभी सुनते भी तो कुछ न कर पाने की विवशता जताकर बात समाप्त कर देते। उसकी सारी योग्यता, सारी प्रतिभा उस विवशता के नीचे दबकर रह गई थी। पति की अवहेलना ने उसे और भी तोड़ दिया था। उसे लगता यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, सब स्वार्थ के एक धागे मात्र से बंधे हैं। भले ही उसे पत्नी, बहू, माँ जैसे कई रिश्तों से बांध दिया गया था, लेकिन वह अच्छी तरह समझती थी कि उसके पैरों के नीचे उसकी अपनी कोई धरती नहीं थी। ये सच है कि कावेरी को कभी भौतिक सुख सुविधा के साधन और अर्थ की ज्यादा कमी नहीं हुई, पर प्यार और सुकून के 2 पल भी कभी नसीब नहीं हुए। विवाह की पहली शर्त होती है कि पति अपनी पत्नी को सुखी रखेगा, लेकिन योगेश जी वही भूल गए। न ही मन के जोर से और न ही रिश्तों की डोर से योगेश जी उसके साथ पति की तरह बंध पाए। हमेशा उन दोनों के बीच एक परायापन कायम रहा, जो शायद संयुक्त परिवार के रस्मों रिवाजों और मर्यादा की सीमा के साथ साथ हर समय रिश्तेदारों की बनी भीड़ की देन थी। विरले ही कभी कुछ समय उन दोनों को साथ बिताने के लिए मिल पाता था। कहीं भी जाओ, पति के अलावा घर के 2-3 सदस्य साथ होते ही थे। हर समय की इस भीड़ भाड़ से उसका दम घुटने लगा था। आज जब छोटे छोटे बच्चे भी पर्सनल स्पेस की बातें करते हैं, तब उसके जैसी प्रबुद्ध महिला अपनी उसी इच्छा का हर रोज गला घोंटती थी। ऐसा नहीं था कि कावेरी अलग रहना चाहती थी, उसे भी घर परिवार में घुल मिलकर लोगों के साथ रहना अच्छा लगता था। फिर भी ये तो मानव स्वभाव है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक व्यक्तिगत एकांत चाहता है, चाहे वे हमेशा साथ रहने वाले पति पत्नी ही क्यों न हों। अक्सर पति पत्नी दोनों की पसंद और रुचियां भी अलग होती हैं, तब यह भी स्वाभाविक है कि उन्हें थोड़ा सा समय भी अपने शौक को पूरा करने के लिए चाहिए, जो कावेरी को कभी मिल नहीं पाता था। अपने उसी निजी फुर्सत के पल को पाने की चाहत में उसका मन कभी कभी विद्रोह कर उठता। दिल चाहता सारी जिम्मेदारियों को झटक कर दूर फेंक दे और कुछ फुर्सत के पल निकालकर अपने लिए जी ले, जहां न खाना बनाने का झंझट हो, न ही घर के दूसरे कामों की जिम्मेदारियां। बस वो हो और उसके स्वतंत्र पल हों। यही कारण था कि जब भी योगेश जी 8-10 दिनों के लिए शहर से बाहर जाते, वह काफी स्वतंत्रता महसूस करती।
न नाश्ते में कोई ज्यादा मीन मेख निकालने वाला होता, न ही खाने के समय मिर्च मसाले पर प्रवचन देने वाला। कमरे में भी पूरी स्वतंत्रता होती। जब तक चाहो लाइट जलाकर अपनी पसंद की किताबें पढ़ो, म्यूजिक सुनो या और कोई काम करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। कुछ दिनों के लिए मिली इस स्वतंत्रता को वह पूरी तरह आत्मसात करती, फिर भी इस बेफिक्री के आलम का आभास भी किसी को नहीं होने देती, वरना घर के लोग ही उसे गलत ठहराने लगते। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई स्त्री अपने लिए जीना चाहती है तो गलत ठहराई जाती है? दूसरों के लिए जीना ही उसे महान बनाता है। उस महानता के लिए उसे मिलता क्या है? जिन बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन होम कर देती है, उन्हें भी उसका अपने लिए जीना अखरता है। भले ही वह ससुराल द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा को कभी पार नहीं कर पाए, पर उसके मन के लगाम को कभी कोई थाम नहीं पाता। जब तब अतीत में गोते लगाता उसका मन कॉलेज में बिताए उन बिंदास लम्हों को ढूंढ लाता जो उसके जीवन के सबसे सुनहरे दिन थे। कितनी अच्छी दोस्ती थी उसकी सुनंदा और सोनाली के साथ। जहां ये तीनों जाती, उस स्थान को जीवंत बना देती। बेफिक्र चिड़ियों की तरह चहकती, कभी कैंटीन में बैठती तो कभी कॉलेज के प्रांगण में, कभी सिनेमा देखने का प्रोग्राम बनता तो कभी डोसा खाने का। उसके खुले विचार वाले मम्मी पापा ने उसे अपने हिसाब से जीने की पूरी आज़ादी दे रखी थी। अब सोचती है तो लगता है जाने कहाँ गए वो दिन और कहाँ गई उसकी सखियां। सब दुनिया की भीड़ में ऐसे खो गई कि फिर दोबारा मुलाकात ही नहीं हो पाए। काश कोई लौटा दे उसे वे खोए हुए पल और उसकी खुशियां, क्योंकि अभी उसके अंदर जिंदा है वह 16 साल की लड़की। ऐसे ही छोटे छोटे पल अपने लिए चुराती वह कब जिंदगी के 50वें दशक में पहुंच गई, पता ही नहीं चला। बदलते समय के साथ पहले बड़ा संयुक्त परिवार टूटकर छोटा संयुक्त परिवार बना, जिससे काम की जिम्मेदारियां और बोझ भी सिमटने लगा। नंददेवर ने शादी कर अपनी अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। घर के बड़े बुजुर्ग स्वर्गवासी हुए और देखते देखते बच्चे भी अपने अपने जीवन में व्यवस्थित हो गए। उसका जीवन भी योगेश जी के आसपास सिमटकर रह गया। घर में ज्यादा लोग थे तो अपना पौरुष सिद्ध करने के लिए योगेश जी कुछ ज्यादा ही गरजते बरसते थे। अब वो सावन की हल्की फुहार बन गए थे। जो मन का रिश्ता उम्र रहते कायम नहीं कर पाए, अब रिटायरमेंट के बाद बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कावेरी को यूं कांटों की झाड़ का फूलों भरी डाल बनना रास नहीं आ रहा था। अक्सर आस पड़ोस की औरतें उसका अकेलापन देखकर हमदर्दी जताती और उसे बच्चों के पास जाने की सलाह देती, पर उसे लगता बहुत जी लिए दूसरों और बच्चों के लिए, अब अपने ढंग से अपने लिए जी रही है तो इसमें अफसोस जैसी क्या बात है। अपना जो दिल चाहता है बनाती है, मस्ती से खाती पीती और घूमती है। बच्चों के घर जाकर फिर नई जिम्मेदारी संभाले, उससे अब इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। योगेश जी हमेशा कहते, बहुत अकेले रह लिए, चलो बच्चों के पास चलकर उनकी गृहस्थी देखें। कावेरी को पति की बातें जरा भी नहीं सुहाती। कितना परिश्रम किया था कावेरी ने अपने दोनों बच्चों निधि और वरुण को योग्य बनाने के लिए। अपने लिए कभी धन की एक अच्छी साड़ी भी नहीं ले पाती। उसी का परिणाम था जो आज निधि और वरुण दोनों इंजीनियर थे, फिर भी अपनी माँ के दर्द और चाहत का ख्याल रखना तो दूर, उन्हें एहसास भी नहीं है कि उनकी माँ क्या चाहती है। गाहे बगाहे फोन कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर देते हैं। बच्चे सुखी व संपन्न हैं, अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, यही उसके लिए काफी है। क्यों जाए वो बेटे के यहाँ? बच्चों को उसे पकड़ाकर दोनों घूमते फिरेंगे। अब नहीं पड़ना उसे रिश्तों के छलावे में। भले ही वे उसके अस्तित्व के ही हिस्से हैं, पर अब उनकी अलग हस्ती है जिसमें हस्तक्षेप करने के बदले अपने बचे हुए साल सिर्फ अपने लिए जिएगी। उसे देश के दर्शनीय स्थलों पर घूमने का बहुत शौक था। अब अपनी बची हुई शक्ति और धन वह उसी में लगाएगी। अभी वह अपनी योजना को अंजाम देने की सोच ही रही थी कि एक दिन योगेश जी ने बताया कि निधि और वरुण के साथ साथ उसकी नंद प्रियंका और देवर दिनेश सभी अपने अपने परिवार के साथ जाड़े की छुट्टियां बिताने पटना आ रहे हैं। सुनते ही असंतोष की लहर उसके तन मन में उतरती चली गई। ये लोग कभी उसे उसके मन का नहीं करने देंगे। फिर भी हाँ, करने की विवशता थी। उसने मन ही मन ठान लिया था, इस बार वह सारे कामों की जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेगी। अब पहले की तरह उसमें ऊर्जा नहीं बची है, सभी से बांटकर काम करवाएगी। एक ही दिन बारी बारी से चारों अपने अपने परिवार के साथ आ गए। आते ही उन सभी ने घर में अपने काम बांट लिए और हंसी खुशी से उसे पूरा करने में जुट गए। कावेरी के किचन में पहुंचते ही उन लोगों ने जबरदस्ती उसे किचन से बाहर कर दिया। देवरानी बोली, बहुत काम कर लिया आपने, अब हम लोगों के बनाए खाने का भी आनंद उठाएं। रात में सारे काम जल्दी समाप्त कर उसकी बहू नेहा एक बड़े बैग में उसका सामान व्यवस्थित करने लगी। उसे ऐसा करते देख कावेरी बुरी तरह चौंकी। नेहा, ये तुम क्या कर रही हो?
मैं इस बैग में आपके कपड़े और दूसरे बैग में खाने पीने का कुछ सामान पैक कर रही हूँ, क्योंकि कल सुबह आप और पापा दोनों ही पुरी घूमने जा रहे हैं। उसके आगे तिरुपति तक जाने की व्यवस्था हम लोगों ने करवा दी है। बस आप बिना किसी हिल हुज्जत के अपनी पसंद के कुछ कपड़े और दूसरी चीजें भी मुझे बता दीजिए, मैं बैग में डाल दूंगी, क्योंकि सुबह 9 बजे ही यहाँ से ट्रेन पुरी के लिए रवाना हो जाती है। योगेश जी का सामान। कावेरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पापाजी की चिंता मत कीजिए, उन्होंने पहले से ही अपना सामान व्यवस्थित कर रखा है। जितने दिनों तक आप लोग घर से बाहर रहेंगे, उतने दिनों तक हम सब इस घर की जिम्मेदारियां संभालेंगे और साथ साथ समय बिताने का आनंद उठाएंगे। बहू की बातों ने उसे एक बार फिर चौंका दिया और ताज्जुब हुआ कि योगेश जी भी सभी के साथ इस सब में शामिल थे। कावेरी की समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि लोग ये सब करके उसके लिए स्नेह की ज्योति जला रहे थे या फिर उसके जीवन के छीने गए सबसे अच्छे पलों की भरपाई कर रहे थे। जो कुछ भी हो, मन में अब तक पलता आक्रोश और गुस्सा पिघलने लगा था। सभी का इतना स्नेह और प्रेम पा उसके दिल में बुझ रही प्रेम की चिंगारी फिर से भड़क उठी और दिल में प्यार का एक सैलाब सा उमड़ा और खुशी से उसकी आंखें नम हो गईं। बालू पर बैठी कावेरी के मन में ऐसे ही अनेक विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। तभी योगेश जी 2 आइसक्रीम लेकर आ गए। दोनों चुपचाप बैठे आइसक्रीम खाते रहे। हालांकि योगेश जी चुप थे, फिर भी न जाने क्यों कावेरी को लग रहा था कि योगेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, पर अंतस में छिपी बातें उनके होठों पर आकर जम सी गई थीं। थोड़ी देर बाद योगेश जी ने ही इस चुप्पी को तोड़ा। सच कहूं तो कावेरी, मुझे भी ऐसी ही किसी यात्रा की चाह थी, जो बहुत कोशिशों के बाद भी कभी पूरी नहीं हो पाए, अब जाकर पूरी हुई है। कभी तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हारे साथ के लिए तरसता था। पुरुष हूं न, प्रकट नहीं कर पाया। तुम तो अपने सारे असंतोष का कारण मुझे ठहराकर मन हल्का कर लेती थी, मैं किसे दोषी ठहराता। पहली बार कावेरी पति के दर्द को महसूस कर उनके और पास खिसक आई थी। वह उनके सीने पर सिर रखकर आंखें बंद करते हुए बोली, देर से ही सही, पर फुर्सत के वे रात दिन मिले तो सही, जिनको अब तक हम ढूंढ रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।